क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में विधिवत समझाया जा चुका है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रेडियोधर्मी प्रदूषण पर बात करेंगे। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है? जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, उनसे निकलने वाले विकिरण से ही रेडिएशन होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के कणों और किरणों के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहलाता है। रेडियोधर्मी पदार्थों से वायु, जल और मृदा तीनों ही दूषित होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख स्रोत प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, कार्बन इत्यादि से उत्सर्जित होने वाले रेडियो एक्टिव विकिरण होते हैं। कृत्रिम और मानव निर्मित स्रोतों के अंतर्गत प्लूटोनियम और थोरियम का खनन और शुद्धिकरण, नाभिकीय हथियारों का निर्माण, नाभिकीय ऊर्जा घर आदि से उत्सर्जित होने वाले रेडियो एक्टिव विकिरण के अंतर्गत आते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण बहुत ही घातक और हानिकारक होता है। इनके प्रमुख स्रोतों की बात करें तो इनके स्रोतों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, नाभिकीय हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स, नाभिकीय अवशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियोधर्मी प्रदूषकों का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स और यूरेनियम का खनन, माइनिंग ऑफ यूरेनियम। इस तरह से रेडियो एक्टिव प्रदूषण बहुत ही घातक और हानिकारक होता है। चलिए आज चर्चा करते हैं रेडियोधर्मी पोल्यूशन या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की। बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी नोट्स कॉपी में इसे लिखते चलिए। जानते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है और इसके स्रोत क्या हो सकते हैं और किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक होता है। रेडियो तत्वों का उत्सर्जन जो जैव समुदाय को नुकसान पहुंचाता है रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। आप जानते हैं प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे अदृश्य किरणों का उत्सर्जन स्वतः होता रहता है। ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व, इनसे निकलने वाली किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें और इस गुण को रेडियो एक्टिविता के नाम से जाना जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु केंद्र के टूटने से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। वातावरण में यही किरणें पहुंचकर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा निकलने वाली किरणें, इनके प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। प्राकृतिक स्रोत क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक विकिरण में अंतरिक्ष किरणें, अंतरिक्ष से एवं रेडियो न्यूक्लियस से स्थलीय विकिरणों को पृथ्वी पर लगातार उत्सर्जन होता है, पहुंचती रहती हैं। बहुत से रेडियो न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235, रेडियम 224, थोरियम 232, पोटेशियम 40, यूरेनियम
238, रेडन 222, कार्बन 14 आदि चट्टानों, मिट्टी तथा जल में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये रेडियोधर्मी पदार्थों के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। कई सारे स्रोत ऐसे हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं, मानव निर्मित या कृत्रिम निर्मित स्रोत कई प्रकार के हो सकते हैं। विकिरण प्रदूषण के मानव निर्मित स्रोत भी होते हैं, जैसे प्लूटोनियम और थोरियम का खनन एवं शुद्धिकरण, नाभिकीय शस्त्रों का उत्पादन एवं प्रयोग, न्यूक्लिक ऊर्जाघर एवं ईंधन, रेडियोधर्मी आइसोटोप का निर्माण आदि मानव निर्मित स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं इन कृत्रिम स्रोतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी कि ये कृत्रिम स्रोत क्या होते हैं। पहला, नाभिकीय शस्त्र। नाभिकीय शस्त्र या नाभिकीय हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स। नाभिकीय शस्त्रों के प्रयोग से वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ बहुत दूर दूर तक प्रसारित हो जाते हैं एवं इनका प्रभाव कई वर्षों तक बना रहता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जापान में सबसे पहले परमाणु बम का विस्फोट नागासाकी में, तत्पश्चात दूसरा विस्फोट हिरोशिमा में 1945 में हुआ था, जिसमें बहुत से बेकसूर लोग, जंतु और पेड़ पौधे समाप्त हो गए थे। लगभग 70 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद आज भी इसके दुष्प्रभावों का अनुभव लगातार किया जा सकता है। तो इस तरह से ये नाभिकीय शस्त्र बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं और इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जापान के 2 शहरों से दिया जा सकता है। दूसरा है नाभिकीय रिएक्टर एवं नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय पावर संयंत्र में नाभिकीय ईंधन का उपयोग किया जाता है, जिसके विखंडन, क्रियाशीलता एवं तापीय प्रक्रियाएं होती हैं। रिएक्टर को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शीतलक एवं ईंधन दोनों के द्वारा विकिरण उत्पन्न होता है। सबसे बड़ी परेशानी इन संयंत्रों से निकले या बचे हुए रेडियो एक्टिव अपशिष्टों के निपटारे में होता है। ये अपशिष्ट जहाँ भी फेंके जाते हैं, वहाँ के लोगों पर इन अपशिष्टों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव, बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं। आइए जानते हैं इनके प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थ फूड चेन के माध्यम से स्थलीय एवं जलीय जंतुओं में पहुंचते हैं, जिनसे या जिनके विभिन्न उत्पादों से ये मनुष्य के शरीर में पहुंचकर अनेक प्रकार की घातक बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। विकिरण की कम मात्रा से शरीर के अंग तथा उनके कार्य को बहुत हानि पहुंचती है, लेकिन इनकी उच्च मात्रा से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह से रेडियोधर्मी प्रदूषण बहुत ही घातक प्रभाव डालता है। अधिक समय तक अथवा बारंबार रेडियोधर्मी पदार्थों के विकिरण से ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया हो जाता है। विकिरण से जीवों में उत्परिवर्तन की दर में वृद्धि होती है। जीवों के जीन एवं गुणसूत्रों के लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, जिससे हड्डी का टीबी, कैंसर, शरीर में विकृति तथा अंगों के विकास में असमानताएं, तमाम सारी अनियमितताएं परिलक्षित होने लगती हैं। पराबैंगनी विकिरण से अधिक समय तक रहने के कारण स्किन डिजीजेस होने की संभावना बहुत प्रबल होती है।
रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से या रेडिएशन से बंध्यता, दृष्टि दोष, फेफड़ों का ट्यूमर, ऊतकों का ह्रास आदि बड़ी तेजी के साथ होता है। इस तरह से रेडियोधर्मी प्रदूषण हमारे लिए बड़ा ही घातक साबित होता है। आइए बात करते हैं रेडियो एक्टिव अपशिष्ट प्रबंधन की। रेडियो एक्टिव अपशिष्टों को नष्ट करने के लिए सबसे सरल और उचित उपाय यह है कि इस अपशिष्ट को भूमि में लगभग 500 मीटर या और अधिक गहराई में गाड़ दिया जाए, परंतु ध्यान रखना आवश्यक है कि वह स्थान जहां पर अपशिष्ट को गाड़ा जा रहा है वह मानव आबादी से बहुत दूर हो, अन्यथा ये भविष्य में घातक हो सकता है। रेडियो एक्टिव प्रबंधन में बस यही एक महत्वपूर्ण उपाय होता है जिसके द्वारा जिसे अपना करके हम इसके प्रभाव, इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। वास्तव में रेडियोधर्मी प्रदूषण अन्य समस्त प्रदूषणों की तुलना में सबसे खतरनाक प्रदूषण है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगानी चाहिए। न्यूक्लियर वार से संबंधित सामग्री को नष्ट करना अति आवश्यक है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त रेडियोधर्मी आइसोटोप्स का उपयोग और उत्पादन कम से कम होना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर व मानव जाति के लाभ हेतु प्रयुक्त नाभिकीय उपकरणों तथा संस्थानों को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां से 1.5 से 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी मानव आबादी न हो और लगभग 40 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई शहर न हो। रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों को सावधानीपूर्वक निस्तारित करना चाहिए। निस्तारण करने से पूर्व इनकी सांद्रता को काफ़ी कम कर देना चाहिए। इसके बाद ही सुरक्षित तरीके से समुद्र की गहराई में दबा देना चाहिए। रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने की एक अन्य विधि के अंतर्गत पदार्थों को एकत्र कर इनके क्रिस्टलों को चट्टान इत्यादि में दबाया जा सकता है। भारत सहित अन्य कई देशों में इन अपशिष्ट पदार्थों को स्टेनलेस स्टील के टैंक में भरकर सील लगाकर भूमि के अंदर काफ़ी गहराई में दबा दिया जाता है। इस तरह से हम कंट्रोल ऑन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें से सबसे पहला टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव एवं वैश्विक तपन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। प्रायः इनके अंतर्गत मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं तथा नाइट्रस ऑक्साइड ये प्रमुख गैसें होती हैं। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 6% मात्रा में होती है। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन CO2 और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन आदि अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं एवं शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती हैं। इस प्रक्रिया में वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित हो जाती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो गई है। इसे ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव को घटाती है, जबकि वनों का विनाश होने से CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। ग्रीन हाउस के कारण क्या हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? ग्रीन हाउस का प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें होती हैं, जिनकी मात्रा भी हमने आपको बताई है। इन्हीं गैसों को ही सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो लघु तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को जाने देती हैं, लेकिन दीर्घ तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती हैं। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंग वाली होती हैं, जबकि पृथ्वी से टकराकर वापस वायुमंडल में लौटते समय ये दीर्घ तरंग विकिरणों में परिवर्तित हो जाती हैं। अतः ये तरंगें ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। सर्वाधिक मात्रा CO2 की पाई जाती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य अवयव है, जो कुल भूमंडलीय ऊष्मा का 60% भाग प्रदान करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में मीथेन लगभग 20%, CFCs लगभग 14%, जैसा कभी आपको बताया है, आदि, और नाइट्रस ऑक्साइड का ग्रीन हाउस प्रभाव में लगभग 6% का योगदान होता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। टोटल ग्लोबल वार्मिंग में देख सकते हैं आप कि कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 60%, मीथेन 20%, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6% की मात्रा में उपस्थित होता है। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस और उनका ग्रीन हाउस प्रभाव में सापेक्षिक योगदान इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। और इस डायग्राम के माध्यम से ग्रीन हाउस प्रभाव को भली भांति आप समझ सकते हैं। ये डायग्राम ग्रीन हाउस प्रभाव को भली भांति समझाने में सक्षम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड वार्म्स द अर्थ। सूर्य की रोशनी पहुंच रही है पृथ्वी पर, जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है। इसके पश्चात इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसे हम IR बोलते हैं, इज गिवन अप बाय द अर्थ। थर्ड स्टेप में मोस्ट escapes to outer space, allowing the earth to cool. Fourth point, but some infrared radiation is trapped by gases in the air, including carbon dioxide, keeping the earth warm enough to sustain life. Fifth step have enhanced greenhouse effect. Increasing level of CO2 increase the amount of heat retained, causing the atmosphere and Earth's surface to heat up. इसी के बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि आपको बता चुके हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अब तक वायुमंडल में लगभग 36 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो चुकी है एवं वायुमंडल में 24 लाख टन ऑक्सीजन समाप्त भी हो गई है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण विगत 50 सालों में पृथ्वी के औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। अनुमान है कि ग्रीन हाउस प्रभाव की यही स्थिति रही तो सन 2050 तक पृथ्वी के तापमान में लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि हो जाएगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में वृद्धि 9 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है, किंतु यदि पृथ्वी के तापमान में मात्र 3.6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाए तो आर्कटिक एवं अंटार्कटिका के विशाल हिमखंड पिघल जाएंगे, जिससे समुद्र के जलस्तर में 10 इंच से लेकर 5 फुट तक की वृद्धि हो सकती है।
जिसका परिणाम ये होगा कि प्रायः समुद्र तटीय नगर समुद्र में डूब जाएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि से मौसम में अभूतपूर्व बदलाव आ जाएगा। सूर्य की किरणें कैंसर जैसे भयानक रोग को जन्म देंगी। कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं गर्म हवाएं चलेंगी, कहीं भीषण तूफान एवं कहीं बाढ़ आ जाएगी। इस तरह से काफ़ी घातक प्रभाव पड़ सकते हैं। जैवमंडल पर प्रभाव पड़ सकते हैं, मौसम और जलवायु में घातक प्रभाव पड़ सकते हैं, तमाम सारी फूड प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ स्पीसीज, जातियों के वितरण के क्रम में अभूतपूर्व प्रभाव हो सकता है। इस तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव काफ़ी घातक साबित होगा। ग्रीन हाउस तथा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? पहला, जीवाश्मी ईंधनों को कम से कम उपयोग में लाया जाए। हाइड्रोजन ईंधन का अतिशीघ्र प्रयोग किया जाए। वृक्षारोपण पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाना चाहिए और ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों को अन्य रसायनों से प्रतिस्थापित करना होगा। इन कुछ उपायों के जरिए हम इस ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ओजोन अपक्षय, ओजोन डिप्लीशन। ये क्या होता है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के चारों ओर से विभिन्न प्रकार की गैसों का आवरण वायुमंडल का निर्माण करता है। पृथ्वी सतह से लगभग 14 से 16 हज़ार किलोमीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को इसके तापमान तथा वायुदाब के आधार पर 5 उपमंडलों में बांटा जा सकता है। इसमें से जनजीवन प्रायः ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित समतापमंडल के निचले भाग में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन O3 या ऑक्सीजन गैस की एक अवस्था है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु की अधिकता होती है, जिसके कारण O2 + O O3 बन जाता है। ये ओजोन गैस समतापमंडल में एक परत की तरह लगभग 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में उपस्थित होती है और ये परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाले कवच का काम करती है। पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए बेहद घातक होती हैं। वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक के वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई डाप्सन यूनिट में पाई जाती, जिसे हम शॉर्ट में DU कहते हैं। आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया के परिणाम स्वरूप ओजोन गैस सतत बनती रहती है और समतापमंडल में इसका आणविक ऑक्सीजन में निम्नीकरण भी होता रहता है। समतापमंडल में ओजोन के उत्पादन और अपक्षय निम्नीकरण में संतुलन होना चाहिए। हाल ही में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन निम्नीकरण बढ़ जाने से इसका संतुलन बिगड़ गया है। वायुमंडल के निचले भाग से उत्सर्जित क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर की ओर उठता है और इस समतापमंडल में पहुंच जाता है। समतापमंडल में पराबैंगनी किरणें उस पर कार्य करती हैं, जिसके कारण क्लोरीन परमाणु का मोचन होता है और ये क्लोरीन परमाणु के कारण ओजोन का निम्नीकरण होता है, जिसके कारण आणविक ऑक्सीजन का मोचन होता है। इस प्रक्रिया में क्लोरीन परमाणु का उपभोग नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ कैटालिस्ट का कार्य करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लोरीन परमाणु का मोचन हो जाता है। CFC से अलग हुआ क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। इस तरह से क्लोरीन का परमाणु ओजोन परत को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में UV रेज लिखा हुआ है। ऑक्सीजन परमाणु में टूटता है और ऑक्सीजन का यह परमाणु ऑक्सीजन के अणु से रिएक्ट करके ओजोन का निर्माण O3 बना देता है
और ये O3 क्लोरीन परमाणु से रिएक्ट करके ClO और ऑक्सीजन में टूटती है और ClO और ऑक्सीजन से मिलकर Cl+O2 बन जाता है। इस तरह से ओजोन का अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्लस O ये उत्क्रमणीय क्रिया चलती रहती है। यद्यपि समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह अपक्षय अंटार्कटिका के क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है, जिसे सामान्यतः हम ओजोन होल या ओजोन क्षेत्र के नाम से, ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। ओजोन अपक्षय के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें से यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम चलाया गया है। वीना सभा 1985 में संपन्न हुई, जिसमें ओजोन स्तर की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को 27 औद्योगिक क्षेत्रों ने मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यह संधि 1989 से प्रभावी हुई। ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए बाद में और अधिक प्रयास किए गए तथा प्रोटोकॉल विकसित किए गए और विकासशील देशों के लिए अलग अलग निश्चित दिशा निर्देश जोड़े गए, जिससे कि CFC और अन्य ओजोन अपक्षयकारी रसायनों के उत्सर्जनों को कम किया जाए। अर्थ समिट पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे यूनाइटेड नेशंस का पर्यावरण विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना गया, जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में संपन्न हुआ था। इस पर 154 देशों ने हस्ताक्षर करके यह सहमति बनाई थी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का स्तर 1990 के स्तर तक ही बनाए रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान का एक शहर है, जहाँ पर 1997 में विभिन्न राष्ट्रों से यह वायदा कर लिया गया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5% तक कम कर 2008 से 2012 तक लाया जाएगा। इस तरह से इसे रोकने के अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ओजोन होल होने से बचा जा सके। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन या वनोन्मूलन। नाम से स्पष्ट है कि पेड़ पौधों को काटने से बचाना। वन क्षेत्रों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को काटकर वन रहित क्षेत्रों में रूपांतरण करना ही वनोन्मूलन कहलाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में वन थे। सदी के अंत तक यह संख्या घटकर 19.4% रह गई। भारत की राष्ट्रीय नीति 1988 में सिफारिश की गई कि मैदानी इलाकों में 33% वन क्षेत्र होने चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% वनों का क्षेत्र होना चाहिए। वृक्ष, इमारती लकड़ी, काष्ठ ईंधन, पशु फार्म और अन्य कई उद्देश्य के लिए काटे जाते हैं। काटो और जलाओ कृषि, जिसे आमतौर पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती, झूम कल्टीवेशन का या स्थानांतरण कृषि कहा जाता है, के कारण भी वनोन्मूलन बड़ी तेजी से हो रहा है। काटो एवं जलाओ कृषि में कृषक जंगल के वृक्षों को काट देते हैं और पादप अवशेष को जला देते हैं। राख का प्रयोग उर्वरक के रूप में और उस भूमि का प्रयोग खेती के लिए या फिर पशु चारागाह के रूप में किया जाता है। खेती के बाद उस भूमि को कई वर्षों तक वैसे ही खाली छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि पुनः उर्वर हो जाए। कृषक फिर अन्य क्षेत्रों में जाकर इसी प्रक्रिया को करते रहते हैं, दोहराते हैं, जिससे वनों का बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है। भारत में वनों को रोकने के लिए अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वनोन्मूलन प्रक्रिया लगातार जारी है।
वनों के नुकसान होने से, वनों के नष्ट होने से ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। इमारती लकड़ी की कमी, जलवायु परिवर्तन, तूफान, सूखा, सिल्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, वन्य जीवों का विलुप्त होना, आदिवासियों की संस्कृति नष्ट होना, विविधता की घटनाएं होना, जल चक्र का बिगड़ना, मृदा अपरदन होना, मरुस्थलीकरण होना आदि प्रभाव वन उन्मूलन के कारण होते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एसिड रेन, जिसे हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। यह टॉपिक वायु प्रदूषण से संबंधित है। अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या है, इसके बारे में एग्जामिनेशन में कई बार शॉर्ट नोट या टिप्पणी लिखने के लिए आती है कि एसिड रेन से आप क्या समझते हैं। नाम से स्पष्ट है कि अम्ल की वर्षा विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों, स्वचालित वाहनों एवं विभिन्न प्रकार के ईंधन पदार्थों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त हो रहे हैं। ये गैसें कुछ दिनों के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एवं नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाती हैं। SO2 और CO2 जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस एसिड और कार्बनिक एसिड आदि का निर्माण करती हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रस अम्ल बनाते हैं। यह सभी अम्ल वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगते हैं, जिसके कारण फसलों, पौधों, जंतुओं और भवनों पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः जो वर्षा का जल होता है, इसका pH मान 5.6 से 6 के बीच में होता है, अर्थात हल्का अम्लीय होता है। लेकिन अम्लीय वर्षा का मान pH मान 3 से 4.5 के मध्य होता है, जिससे इसकी अम्लीयता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित 3 केस स्टडी हैं जिनको याद रखना बड़ा ही आवश्यक है। पहला, ताजमहल पर प्रभाव। कैल्शियम कार्बोनेट और संगमरमर से बनी इमारतों को अम्ल वर्षा से अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। मथुरा में स्थित तेल परिशोधक कारखाने एवं कुछ अन्य औद्योगिक संस्थानों में प्रयुक्त किए जाने वाले ईंधन से उत्पन्न धुएं में SO2 की मात्रा अधिक रहती है। यह SO2 वर्षा के जल के साथ अपक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो कि अम्ल वर्षा के रूप में बरसती है तथा संगमरमर जैसे पत्थरों को प्रभावित करती है। ताजमहल के निकट स्थित इन औद्योगिक संस्थानों के कारण ताजमहल पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। ताजमहल में लगे हुए संगमरमर के पत्थर पीले पड़ते जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसे औद्योगिक संस्थानों को जिनसे निकली SO2 आदि गैसें जो ताजमहल को प्रभावित करती हैं, उन्हें बंद करवा दिया गया है या बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ताजमहल पर एसिड रेन का बहुत बुरा प्रभाव इसका जीता जागता उदाहरण है। केस स्टडी 2, भोपाल गैस ट्रेजेडी। बड़ी घातक घटना हुई थी। 3 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि में भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने के एक संयंत्र से दुर्घटनावश निकली गैसों के कारण अनेक लोगों की सोते हुए अकारण मृत्यु हो गई तथा बहुत से लोग कई अन्य असाध्य बीमारियों के शिकार हो गए। यही घटना भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। इस कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC जैसी विषैली गैस, जिसका उपयोग सीवान नामक कीटनाशक उत्पाद बनाने में किया जाता था, का अचानक रिसाव हो गया, जिससे लगभग 2000 व्यक्तियों की जानें चली गईं और हजारों लोग आँख और श्वास के गंभीर रोगों के शिकार हो गए थे। तीसरी केस स्टडी 3, मिनीमोटा, जिसका जिक्र पीछे कर चुके हैं। जापान खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरे सन 1953 में अचानक एक रहस्यमय बीमारी से ग्रसित हो गए। इस बीमारी के लक्षण थे मांसपेशियों का कमजोर पड़ जाना, अंधापन, पक्षाघात तथा अंत में मृत्यु। इस पीड़ित व्यक्तियों में से एक बात समान थी कि सभी खाड़ी के जल में पाई जाने वाली मछली खाते थे
और इन मछलियों में पारे, HG, मरकरी की सांद्रता थी। मरकरी के कारण उन्हें मिनेमाटा रोग हो गया था। खाड़ी के जल में पारा मिनेमेटा खाड़ी के समीप प्लास्टिक कारखानों से पहुंचता था। वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी भी जानना आवश्यक है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने वन संरक्षण के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया है। उसी में से एक है बिश्नोई परिवार का योगदान। जोधपुर के राजा 1731 में अपने महल के निर्माण के लिए वृक्षों को काटने का आदेश दिया था। जिस वन क्षेत्र के वृक्षों को काटना था उसके आसपास बिश्नोई परिवार रहते थे। एक परिवार की अमृता नामक महिला ने राजा के आदेश का विरोध किया एवं वृक्ष से चिपक कर खड़ी हो गई। उसका कहना था कि वृक्ष हमारी जान है, इनके बिना मेरा जिंदा रहना असंभव है। उन्हें काटने के लिए तुम्हें पहले हमें काटना होगा। राजा के लोगों ने वृक्ष के साथ साथ उस महिला एवं उसके बाद उसकी 3 बेटियों तथा बिश्नोई परिवार के सैकड़ों लोगों को वृक्षों के पास ही कटवा दिया। भारत सरकार ने इस साहसी महिला, जिसने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, के सम्मान में अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार देना शुरू किया, हाल में शुरू किया है। यह पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों, समुदाय या संस्थाओं को दिया जाता है जो वन्य जीवों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। इसी कड़ी में दूसरा एक महत्वपूर्ण आंदोलन चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में शुरू हुआ। सन 1974 में हिमालय के गढ़वाल में जब ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटने की प्रक्रिया आरंभ हुई तो उन्हें बचाने के लिए स्थानीय महिलाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया। वे वृक्षों से चिपकी रही एवं वृक्षों को काटे जाने से रोकने में सफल रही। इसी प्रयास ने आंदोलन का रूप लिया एवं चिपको आंदोलन के रूप में विश्व विख्यात हुआ। इस तरह से इस चैप्टर के अंतर्गत ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, वनोन्मूलन, चिपको आंदोलन आदि अनेक महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट, ओजोन परत का क्षरण आदि पूछे जा सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा है आज मेरे द्वारा बताई गई सभी बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी और समझ ली होंगी। अब इन्हें आप अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।